हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सआईएस। आपने कई बार सुना होगा स्टूडेंट्स को ये कहते कि मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता सो मेरा सिलेक्शन हो जाता प्रीलिम्स में। वो एक या दो क्वेश्चन जो है आपके सही करने के लिए आपको ये जो पेपर्स है जो यूपीएससी 2025 में जो लिए गए हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ अभी हुआ नहीं है, जियो साइंटिस्ट का पेपर हो, सो इन पेपर्स के अंदर जो थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स जो पूछी गई हैं, आपको नहीं लगता कि यूपीएससी में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है? इनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप इस सीरीज से एक या दो क्वेश्चन सही कर लो तो क्या आपको इससे फायदा नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। अगर आप 2 से 3 घंटे इसमें इन्वेस्ट करोगे और आपके दो क्वेश्चन सही हो जाए, मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। अब देखो, ये क्वेश्चन आया है हमारा जियो साइंटिस्ट के अंदर 2025 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एल नीनो? अब अगर जिसने भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखे हैं उसको ये पता है कि दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। एल नीनो, ला नीनो, घुमा के क्वेश्चंस कभी ना कभी स्टेटमेंट्स में आते ही हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको प्रॉपर इसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है। कई बार उन्होंने सीखने की भी कोशिश की, बट मैंने ये देखा है ज्यादातर कि ज्यादातर इसको एक्सप्लेन सही तरीके से किया नहीं गया। सो ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2020 हमारा 5 का प्रीलिम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड। हम इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे, हम इस थीम को देख रहे हैं। मैं आपको एलनीनो भी बताऊंगा, लानिनो भी बताऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन इससे आपसे अगर आया तो बाहर नहीं जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट एंड सी व्हाट इज लानिनो, एल नीनो। बिफोर मैं आपको ये चीजें बताऊं, लेट अस सी कि नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है। नॉर्मल कंडीशन, सपोज दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज पेरू एंड चिले। यहां है हमारा पैसिफिक ओशियन, दिस इज पैसिफिक ओशियन। ये जो फिनोमिनन होता है ये पैसिफिक ओशियन के अंदर होता है। क्यों होता है आप पहले ये समझे। यहां पे है इक्वेटर, इक्वेटर पे आती है ट्रेड विंड्स, दीज आर ट्रेड विंड्स एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि हमें यहां पे ट्रेड विंड्स, इक्वेटर पे ट्रेड विंड्स है। सेकेंड चीज यहां पे आपको मिलेगी पेरुवियन कोल्ड करंट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पेरुवियन कोल्ड करंट यहां बन जाता है हाई प्रेशर। अब जहां भी कोल्ड करंट होगी वहां होगी अपवेलिंग, वहां पे होगी अपवेलिंग। एंड इस अपवेलिंग की वजह से यहां पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से यहां पे फिश एंड प्लैंक्टन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो दीज आर वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड। सो हमने इतना समझ लिया कि यहां पे हाई प्रेशर बन रहा है बिकॉज ऑफ द पेरुवियन कोल्ड करंट। एंड यहां ऑस्ट्रेलिया के पास होता है वेस्टर्न पैसिफिक पूल, ये होता है वार्म। इसकी वजह से यहां बनता है लो प्रेशर। ये चीजें अगर हमें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, तब जाके हमें ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए, नॉर्मल क्या होता है ज्योग्राफी के अंदर। सपोज दिस इज लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों बनता है? बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई। लो प्रेशर की वजह से एयर जो होती है वो हीट अप होती है एंड इट स्टार्ट टू राइज। धीरे 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 राइज होके कंडेंसेशन ऊपर होता है 6.5 डिग्री। इसको हम कहते हैं नॉर्मल
लैप्स रेट, टेम्परेचर जो है हमारा इस हिसाब से कम होता है। तो यहां पे बादल बनेंगे कंडेंसेशन की वजह से और बारिश होगी। तो जहां भी लो प्रेशर होगा वहां पे रेनफॉल होगा एंड दीज आर द कंडीशन फॉर इनस्टेबिलिटी। जहां भी लो प्रेशर होगा वहां इनस्टेबिलिटी होगी, बारिश होगी। सेम कंडीशन यहां पे देखो, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर तब बनता है जब टेम्परेचर लो होता है। जहां भी टेम्परेचर लो होगा वहां स्टेबिलिटी की कंडीशन बनेगी। एंड देखो, जहां ये हवा अब ये कोल्ड हो गई तो ये भारी हो जाएगी, तो धीरे धीरे ये सिंक करना शुरू करेगी। तो सिंक करेगी कहां पे? हाई प्रेशर पे। और अगर सपोज करो कोई और लो प्रेशर इसके पास बन गया, तो ये यहां देखो, एक चीज मैं बता दूं, जो विंड है, विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। सो आप ध्यान से देखो, एक सर्कुलेशन बन गया। अगर यहां पे एक, अगर विंड यहां जा रही थी लो प्रेशर, एक लो प्रेशर यहां भी बन गया, सो विंड डाइवर्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यहां भी जाएगी। ये क्यों बता रहा हूं? दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि दिस इज द होल फिनोमिनन, अब हम समझते हैं कि एल नीनो, ला नीनो क्या होता है। सबसे पहले हम ला नीनो देखेंगे। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होने वाला है, यहां पे इंडिया है सपोज करो, इंडिया के नीचे, इंडिया पे बनता है लो प्रेशर, ठीक है, इंडिया पे बनता है लो प्रेशर एंड इंडिया के नीचे है जिसको हम कहते हैं एक हाई प्रेशर जोन, जिसको कहा जाता है मस्करिन हाई। अब आप थोड़ा ध्यान से समझो कि चीजें काम कैसे कर रही है। मैंने बोला कि विंड जो है, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो विंड ऐसे जाएगी, चलो मैं रुको, थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया। अब देखो, लो प्रेशर ये एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, तो नॉर्मल कंडीशन में हवा यहां से उठेगी और यहां पे जाएगी हाई प्रेशर पे, यहां से उठेगी, यहां जाएगी, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। और हाई प्रेशर से ये विंड यहां जाएगी, ठीक है, क्योंकि विंड तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो विंड यहां जाएगी और हमारा मानसून बढ़िया होगा। अब जब ला नीनो होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, यानी ये लो प्रेशर और ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा, ये हाई प्रेशर और ज्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, और ट्रेड विंड्स और स्ट्रांग हो जाएंगी। तो यहां पे ला नीनो के अंदर दिस नॉर्मल कंडीशन ये और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे मॉनसून के लिए बढ़िया होगा, हमारे को ज्यादा रेनफॉल मिलेगी, बिकॉज इसके पास, इस मैस्करेन हाई के पास ज्यादा विंड आ रही है, तो हमारे तरफ भी ज्यादा आएगी। आई होप आपको ये ला नीनो समझ में आ गया। सो ला मतलब लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे। अब एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में इसका रिवर्स हो जाएगा। यहां पे जो ये आप वेस्टर्न पैसिफिक पूल देख रहे हो, ये ट्रांसफर होके इधर आ जाता है, दिस वेस्टर्न पैसिफिक पूल विल कम हियर एंड बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न पैसिफिक पूल यहां बन जाएगा लो प्रेशर और यहां बन जाएगा हाई प्रेशर। नाउ द, अब पूरी कंडीशन रिवर्स हो गई, यहां पे इतनी अब मिलेगी नहीं हमें विंड, तो हमारे लिए मॉनसून अब वीक हो जाएगा और जो भी हो रहा होगा ला नीनो में उसका उल्टा होने लगा, यहां बारिश होने लगेगी, ठीक है, यहां बारिश होने लगेगी, यहां पे सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट। सो दिस इज द होल ला नीनो एंड एल नीनो। एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं कि जो एल नीनो होता है ये क्या करता है, ट्रेड विंड्स को वीक कर देता है, ये ट्रेड विंड्स को
वीक करता है। एंड जो पेरुवियन कोल्ड करंट है उसको भी वीक करता है। यहां पे आप एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड विंड वीक होने की वजह से जो रोटेशन है अर्थ की ये स्लो हो जाती है। ये स्लो होने की वजह से जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है ये भी वीक हो जाता है एंड डे की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। अब तो आपके लिए बच्चों जैसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल नीनो? इट एसोसिएटेड विद द हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द पैसिफिक ओशियन, इट लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स ओवर द पैसिफिक। तो ये तो हमारा ला नीनो हो गया। इट कॉजेज द वार्मिंग ऑफ सी वाटर्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब तो इजी है। तो अब इस क्वेश्चन को देख के मुझे समझ में ये आया कि यूपीएससी कुड आस्क दिस क्वेश्चन। आपसे कुछ भी जरूरी नहीं है एल नीनो पूछे, आपसे ला नीनो पूछ सकती है, आपसे सदर्न ऑसिलेशन पूछा जा सकता है, सदर्न ऑसिलेशन। अब सदर्न ऑसिलेशन क्या है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। आप इसको कमेंट में लिखिए, व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन, सो दैट आपको भी समझ में आए। आप थोड़ी सी मेहनत करें, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट लगेंगे आपको सदर्न ऑसिलेशन पढ़ने में। नहीं आता है अपने नोट से पढ़िए और कमेंट पे लिख के बताइए व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन, तो ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन ये आया है कि सॉल्ट मार्च वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच द वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग द महात्मा गांधी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन, यानी वुमेन की एंट्री किसने दिलवाई? सो सरोजिनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। सो आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर नहीं पता करना है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है। ये आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आपको मिल सकता है या स्टेटमेंट्स में मिल सकता है। सो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा कि सरोजिनी नायडू इज द आंसर, बट माय पॉइंट इज आपको ये नहीं पता कि अवंतिका बाई गोखले कौन है, ठीक है, मीतूबेन पिटेट कौन है। तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए, सो दैट आपके अगर प्रीलिम्स में इसके आने के चांसेस, बिकॉज यूपीएससी ने जो अपने दूसरे एग्जाम में पूछ लिया ऑब्वियसली उनके लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो सरोजिनी नायडू जी थी, उन्होंने जो सॉल्ट मार्च था हमारा 1930 का, उसमें गांधी जी को कहा कि भाई आप वुमेन की भी एंट्री दे, उससे क्या होगा कि मास पार्टिसिपेशन अचीव होगा। और इवेंचुअली जो है दरसाना का जो सॉल्ट सत्याग्रह था गांधी के अरेस्ट होने के बाद वो सरोजिनी नायडू ने किया, ठीक है। एंड सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड द प्रोटेस्ट एट द नेशनल लेवल। सो ये आप ध्यान रखना। सेकंड देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कमांडर वाज नॉट ट्राइड इन आईएनए ट्रायल्स इन द रेड फोर्ट दिल्ली? आंसर इज मोहन सिंह। वी ऑल नो पीके सहगल, डिल्लोन एंड शाहनवाज खान, इनको तो रेड फोर्ट पे ट्रायल किया गया था, हम सबने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है ये। बट मोहन सिंह तो हमारे फर्स्ट कमांडर थे आईएनए के, बट उनको ट्राई यहां नहीं किया गया था। सो अगर आपने ये आईएनए के बारे में नहीं पढ़ा है, आई वुड इंसिस्ट कि आप आईएनए का जो रेलेवेंट टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज कर ले, बिकॉज ये मोर देन इंपॉर्टेंट है बाकी सब्जेक्ट से। जो बाकी टॉपिक्स है आप पढ़ रहे हो रैंडमली, कुछ भी हो सकता है कि आपने अभी पूरी तरह से रिवाइज ना किया हो या आपका रिवीजन बाकी हो। सो स्टार्ट विद दीज, टिक कर लो पहले कि मुझे ये रिवाइज करना है। Which among the following pairs of the organization and their founder is not correctly matched? Now this is a very important topic. आप सबको पता है पूरे स्पेक्ट्रम में एक टॉपिक है ये। अब आप सबने एक टेबल बनाई होगी, आई होप आपने बना रखी है कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन
यहां पे उनके फाउंडर, ऐसी एक टेबल आपके पास होगी, नहीं है तो स्पेक्ट्रम में से देख लीजिए, होनी चाहिए आपके पास। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे तो बॉम्बे एसोसिएशन के अंदर सुचिता कृपलानी लिखा है, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है स्पेक्ट्रम तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट द क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इजी है, क्वेश्चन ये है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे फिल्म्स में एक मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है, और ये नहीं पूछा जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि ये आपको इजी सा सुचिता कृपलानी मिल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाइए आज ही और इसको रिवाइज करिए। जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। अच्छा, अगर आप में से किसी को याद करने में दिक्कत होती है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको यहां पे। जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ठीक है, तो ब्रिटिश जो थे वो इंडियंस को क्या करते थे, दबाते थे, दबा के रखते थे, कोई ऊपर बढ़ने नहीं देते थे। तो दबा के रखना मतलब देव, दबा मतलब देव, और देव से एक और आता है क्या, देवेंद्रनाथ। सो जब भी आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दिखे तो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडियंस को कैसे एसोसिएट करते थे, दबा के, दबा के मतलब दो बार देव, एक बार आएगा राधाकांत देव, एक बार आएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। जैसे इंडियन लीग है, ठीक है, तो जब भी हम किसी लीग में खेलते हैं, सपोज करो आप क्रिकेट की लीग में खेल रहे हो, सो क्रिकेट की लीग में सबसे पहले नेशनल एंथम होता है, तो हम लोग अपना शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं नेशनल एंथम के टाइम पे। तो इंडियन लीग, जब भी लीग आए तो लीग में क्या करते हैं, शीश झुकाना है, तो शिशिर कुमार घोष। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको ये दो चीजें बता दी, क्या आप जिंदगी में कभी भूलोगे, नहीं भूलोगे, एग्जाम में आएगा इजिली, चाहे कितनी भी लिस्ट बड़ी हो, चाहे 4 पेज की हो, 5 पेज की हो, आप इस टेक्निक से करना याद, सब कुछ याद हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज गो थ्रू दिस। एंड अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट में प्लीज जरूर मेरे को लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द वीरा शिवा मूवमेंट। नाउ ये आपने सुना नहीं होगा, सुना होगा तो रिवाइज नहीं किया होगा, तो दिस इज अ इंडिकेशन कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है ये, द वीरा शिवा मूवमेंट वाज लेड बाय बसवाना। तो वीरा शिवाज वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा, इसको लिंग्यात मूवमेंट भी कहते हैं, तो दिस तो करेक्ट है ही। The Vachanahas composed in the Kannada are the main composition for understanding the वीरा शिवा ट्रेडिशन, ठीक है। अब ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको जाके आज ही पढ़िए कि व्हाट इज द वीरा शिवा मूवमेंट, या फिर जिसको हम लोग लिंग्यात मूवमेंट कहते हैं, ये 12th सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट में आया था, लेड बाय बसवाना इन कर्नाटका, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने कास्ट हायरार्की एंड आइडल वर्शिप, ये तो कॉमन है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द कृष्णदेव राय। नाउ दीज टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आए हैं, यूपीएससी का फेवरेट है। सो ये सारे टेम्पल्स को आप जाके एक बार सर्च करें और कमेंट में मेरे को आप ये बताएं कि जो ये तिरुवेंगलनाथ टेम्पल है ये कहां है, आपको कमेंट में ये बताना है। तो जो कृष्णदेव राय हैं वो विजयनगर अंपायर में तुलुवा डायनेस्टी के रूलर थे। अब इन्होंने द हजारा रामा टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल जो कि हम्पी में है, ये बनाया था अपने दौरान। तो आंसर वुड बी 2, 3। आंसर से फर्क नहीं पड़ता, हम क्वेश्चन और थीम देख रहे हैं, डू नॉट, ये रटना नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चन रटवाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको आंसर एबीसीडी बता दूं, आप यार रट के चले जाए, हाँ हाँ इसका आंसर ए बी, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना, यहां से आप नॉलेज गेन करें। सो हमने देख लिया कि हजारा रामा टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल ये हम्पी में है, ये बनाए गए थे कृष्णदेव राय के द्वारा। नाउ जो हम्पी है ये कैपिटल ऑफ विजयनगर था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। और जो विठल स्वामी टेम्पल है ये फेमस क्यों है, म्यूजिकल पिलर्स के लिए एंड स्टोन चैरियट के लिए। बट आपको मुझे तिरुवेंगल नाथ टेम्पल के बारे में कमेंट में बताना है। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ चिन्नत।
अब आपने कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो ये हुआ था 1857 के जो हमारे रेबल्स थे एंड ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। Who among the following is the most frequently invoked god in the Rig Veda? This is a very fairly simple question. सबको पता है, this is the answer is the इंद्रा। बट आपको ऋग वेदा के बारे में जाके अपने नोट से रिवाइज करना है। ये हमारा यहां पे टारगेट है। टारगेट क्वेश्चन रटवाना नहीं है। Which of the following pairs of the Bhakti poets are works as not correctly matched? Now this is a very important theme for UPSC. Very important, I would say very important theme. आप अपने नोट्स में से जाइए, या आपके पास नोट्स नहीं है तो सर्च करिए इंटरनेट पे एंड भक्ति पोएट्स और उनके वर्क्स की एक लिस्ट तैयार करिए और उसको याद करिए जो तरीके से मैंने आपको याद करना सिखाया है। ठीक है। अब इसका नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है तो डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। व्हाई? बिकॉज जो हमारा अध्यात्म रामायणा है ये संस्कृत के अंदर करी गई थी एंड ऑर्थर जो है उनके रामचरित मानस है। ठीक है। नाउ ये सारे के सारे अब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अपीको मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट ही है। सही सुना, सही आपने इसको पहचाना। दिस इज इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन कर्नाटका। ठीक है। इसमें भी वही होता है चिपको मूवमेंट की तरह। पीपल ट्राई टू हग द ट्री टू सेफगार्ड द बायोडाइवर्सिटी। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिए। Which of the following rivers is known as the दक्षिण गंगा? This I think UPSC prelims में भी कई बार ये थीम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड दिस गोदावरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। सो आपको क्या करना है, जो मेजर रिवर्स है आप प्लीज उसको रिवाइज करिए अपने ज्योग्राफी के नोट से या फिर एनसीईआरटी से। इसको रिवाइज करिए जितने भी हमारे मेजर, एटलीस्ट जो यहां लिखे ये तो कर लीजिए। सो गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा कहते हैं बिकॉज it is second largest river in the north India after गंगा। अब आपको करना क्या है कि हर रिवर का ओरिजिन और वो कितने स्टेट से जाती है वो मैप अगर आपने बनाया है तब तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, नहीं की है तो बस ओरिजिन और किस स्टेट से पास होती है आप इतना याद जरूर कर लीजिए। The monsoon is India is primarily caused by. Now this is a fairly simple question. Everybody know the answer is the intertropical zone conversion. जो हमारा ITCZ है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ। दैट इज वाई वहां पे हमारे को लो प्रेशर बनता है एंड दिस लो प्रेशर की वजह से मॉनसून आता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दिस क्वेश्चन इज बिन आस्क्ड। क्वेश्चन ये है कि मॉनसून टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज गो एंड रीड द एनसीईआरटी जहां पे ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है मॉनसून को। ठीक है। जैसे मैंने आपको एलिनो लानिनो समझाया, आपका काम है इस मॉनसून के टॉपिक को पूरा पढ़ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ रिवर्स इन इंडिया? नाउ यूपीएससी रिवर्स पे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंडिकेशन है आपके लिए कि रिवर पे क्वेश्चन आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर करना है? एक तो मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से एंड नाउ द लेंथ के हिसाब से। यूपीएससी ने पूछ चुके हैं, गंगा पिछली बार गंगा पे आया था। सो ये आना ही आना है। अगर आप तैयार नहीं करोगे तो आपके 2 नंबर 2.66 जाएंगे। सो प्लीज इसको जाके आज ही रिवर वाला जो भी आप रिवाइज कर रहे हो उसको छोड़ो। पहले जो टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूं ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जाके आप रिवाइज करो। इसका आंसर आएगा सबसे बड़ी गंगा, फिर गोदावरी, फिर यमुना, फिर कृष्णा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक? नाउ आई कैन नॉट इंसिस्ट कि भाई कितनी बार अर्थक्वेक, जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है अर्थक्वेक वाला, उससे कितनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। प्लीज डू रिवाइज। पी वेव्स क्या होते हैं, सर ने भी आपको बताया होगा। पी वेव्स, एस वेव्स, एपिसेंटर,
फोकस, हाइपोसेंटर, ये सब आपको पढ़ना है। मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला। दिस इज अ वेरी बेसिक एनसीईआरटी स्टफ। मेरा काम आपको इंपॉर्टेंट थीम बताना है कि आपको सबसे पहले रिवाइज क्या करना है। तो गो एंड रिवाइज दिस स्टेटमेंट्स। Which of the following statement is true about the Western Ghat? Now they are older than Himalayas. Of course, they are older than Himalayas. Himalayas are the younger ones. They are designated as a UNESCO World Heritage Site. That is also correct. They are one of the 8 hottest hotspot of the biodiversity. बिल्कुल करेक्ट है, बट इतना इजी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। द क्रक्स ऑफ दिस कि वेस्टर्न घाट वर्सेस ईस्टर्न घाट यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था एंड दोबारा पूछा आपसे जाएगा। प्लीज आज ही जाइए वेस्टर्न घाट के फीचर्स एंड ईस्टर्न घाट के फीचर्स और दोनों के बीच में डिफरेंस, इसको तुरंत रिवाइज कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एल निनो? ये तो हमने डिटेल में कर लिया। मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए कराया बिकॉज दिस वाज अ लिटिल टफर कॉन्सेप्ट। जो इजी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पढ़ने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी से पढ़ो। जो अगर कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आता है जैसे ये था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ी मेहनत प्रीलिम्स आपका है तो आपको भी करनी है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि ये चीजें आएंगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज पहले करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द कोस्टल इरोजन? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो कोस्टल इरोजन करता है, बट हमारे को जो एग्जाम में पढ़ना है, जो हमारा इरोजन वाला टॉपिक है, ठीक है, वेदरिंग वाला, एनसीईआरटी से आप इसको रिवाइज जरूर करें। नाउ सेलेक्ट करना है इनमें से। नाउ दिस इज अ न्यू क्वेश्चन आई वुड से, तो मैं आपको यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, लोइस क्या होता है? इट इज अ विंड ब्लोन फाइन सिल्ट। जो सिल्ट होता है विंड के साथ मिल जाता है और जब बहता है। यारदांग, ये इरोडेड रिज जो होता है डेजर्ट के, उनको कहते हैं। मशरूम रॉक्स, इनकी तो फोटो भी आपने देखी होगी मशरूम रॉक की। तो ये क्या होता है? मशरूम रॉक्स, ये ऐसे इस तरह से होता है। तो विंड की वजह से ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये तो इरोड हो जाता है, ये ऐसे मशरूम की तरह ऊपर रहता है। एंड द सिर्क, ये होता है बॉल शेप्ड डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर, ऐसा, ठीक है। अब ये मिलता कहां पे है? नाउ दिस इज फाउंड इन चाइना, यूएस, यूरोप। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप इतना याद कर लो, सर्च करने मत जाओ। यारदांग्स आर कॉमन इन ईरान एंड इजिप्ट, सिर्क्स आर कॉमन इन हिमालयस एंड एल्प्स, एंड दिस क्या कहते हैं, ये आपको सिंपल स्टेटमेंट्स में भी मिल सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी मिल सकता है। सो प्लीज इसको जरूर आप तैयार कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोजेनिक प्रोसेस? नाउ चैप्टर जो है एनसीईआरटी का एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, वोल्केनिज्म इज एन एंडोजेनिक प्रोसेस। इतना आसान नहीं आएगा, बट इन चैप्टर में से जरूर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो गो थ्रू एनसीईआरटी से जाके आप इसको गो थ्रू जरूर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? आई कैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही जाके साइक्लोन्स को आप रिवाइज करें। व्हाट आर साइक्लोन्स, व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, व्हाट आर एंटी साइक्लोन्स, कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस यहां लिखी हैं, पर इतने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम्स बने हैं, प्लीज गो थ्रू, पूरे उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझिए, ठीक है। दिस इज अ फेयरली इजी टॉपिक, बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है साइक्लोन्स, ठीक है। तो प्लीज इसको जाके आज ही साइक्लोन वाला टॉपिक इसको आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर ले। इसका आंसर आएगा, ये दोनों तो सही है, दे फॉर्म ओवर द वार्म ओशियन करंट, बिल्कुल सही है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की खासियत ही यही होती है कि वो वार्म ओशियन वाटर्स पे होते हैं, जैसे ही वो लैंड पे जाते हैं दे डेसिपेट, उनको प्रॉपर सप्लाई चाहिए होता है वाटर का, तो ओशियन के ऊपर ही बनती है, जैसी लैंड पे जाती है वो खत्म हो जाती है। एंड दे रिक्वायर द कोरियोलिस फोर्स टू डेवलप, बिल्कुल उनको कोरियोलिस फोर्स चाहिए होता है, तभी वो एब्सेंट होती है। इक्वेटर पे नहीं बनती, बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। सो आपको साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे इक्वेटर पे। दे आर एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बिल्कुल गलत, दे आर एसोसिएटेड विद द साइक्लोनिक सर्कुलेशन। सो अब आपका काम है एनसीईआरटी में से जाके इसको पढ़ना, एंड प्लीज मेक श्योर आप ये नाम याद कर लो डिफरेंट डिफरेंट। Who among the following local winds is known as the doctor wind? Now, doctor wind is Harmattan. हमें इससे मतलब नहीं है कि इसका आंसर क्या है, हमें इस
हमें ये है कि हमें इन सब के बारे में आना चाहिए। तो प्लीज आज ही जाइए, अपने नोट्स में से पढ़िए या इंटरनेट में से देखिए या कहीं से भी देखिए। मैंने यहां पे डाल दिया है आपके लिए। आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। सो जो हर्मेटन है ये ड्राई और डस्टी ट्रेड विंड्स है। इनको डॉक्टर विंड इसलिए कहते हैं बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इससे हेल्थ बेनिफिट है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इश्यूज कम होते हैं, सब माना जाता है, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कॉमन है। ये ड्राई, कूल एंड डस्टी कंडीशंस पैदा करती है। बाकी चिनूक जो है वो वार्म होती हैं, ड्राई होती हैं, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेंगी। इनको स्नो ईटर्स बोला जाता है, स्नो को पिघला देती हैं। ठीक है, कमसिन जो है वो हॉट ड्राई विंड है इजिप्ट की, एंड नॉर्वेस्टर जो है वो मॉइस्ट विंड है न्यूजीलैंड की, वार्म विंड इन इंडिया, उसको हम प्री मानसून थंडरस्टॉर्म कहते हैं बंगाल रीजन के अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहीं से पढ़ लीजिए, नहीं तो अपने नोट्स में से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज केन बेतवा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई वुड नॉट, बट आप जाके अपने नोट्स में से केन बेतवा और उसकी मैपिंग जरूर देख ले, केन बेतवा की, उसके आसपास के नेशनल पार्क्स देख ले, ये यूपीएससी जरूर पूछेगा आपसे। Which of the following main industries were developed as the second industrial revolution took place after 1850? So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो आयरन, स्टीम एंड टेक्सटाइल से चीजें शिफ्ट होके केमिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टील एंड पेट्रोलियम में चली गई। इतना आपको पता होना चाहिए, ये यूपीएससी ने पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता देना किस मटेरियल का हड़प्पन सिल्क बनते थे, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद आर ओलिगार्की? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो है ओलिगार्की जो है वो फॉलो करते थे। वेरी सिंपल, कमेंट में आप लिख के बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड इन द सांची स्तूपा इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडिया? नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। देखो, शाल भंजिका जो है, दिस इज अ फर्टिलिटी सिंबल, जो कि एक वुमेन को दिखाया गया है ट्री के पास में। ये हिंदू ट्रेडिशन के अंदर होता है, बुद्धिस्ट के अंदर नहीं होता है। बाकी सारी चीजें एम्प्टी सीड, ट्री, व्हील, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप देख के ही बता सकते थे कि एम्प्टी सीड, ट्री, व्हील ये सब तो बुद्धिस्ट में देखने को मिलता है। आपका काम है जाके चाला भांजिका को पढ़ना क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्रीमंता शंकर देवा इज करेक्ट? नाउ अब आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है। सो जो श्रीमंता शंकर देवा है वो वैश्वनाइट रिफॉर्मर थे 15th और 16th सेंचुरी के, कहां पे? असम में। गौड़िया वैष्णविज्म वाज फाउंडेड बाय चैतन्य महाप्रभु, तो शंकर देवा ने इसको फाउंड नहीं किया है, सो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। इनकी जो स्पिरिचुअल टीचिंग है उनको भगवती धर्मा कहते हैं, एंड इन्होंने सतराज यानी मॉनेस्ट्रीज एंड नामघर्स यानी प्रेयर हॉल्स ये इंट्रोड्यूस किए। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द ब्रिटिश इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन 1611? ये यूपीएससी पहले भी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, द बालासोर इज द करेक्ट आंसर। सो आपका काम है इनको कहां कहां फर्स्ट टाइम, ठीक है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बाकी जितने भी हैं, जितने भी इंडिया के अंदर आए, उनकी पहली कंपनी क्या थी, मेजर जो स्टैब्लिशमेंट है वो ईयर उनका आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एक बार पूछ चुका है। सो आपको जो ये सीरीज है, अगर आप उस सीरीज को करते हैं तो कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन का फायदा हमेशा जरूर मिलेगा बाकियों से, बिकॉज दीज आर वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक्स। और यूपीएससी जो कॉन्टिन्यूअसली पूछ रहा है अपने 2025 के एग्जाम्स में, ऑब्वियसली वो एकदम से ट्रेंड तो चेंज करता नहीं है कि भाई जो हमने यहां पूछ लिया यहां नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, सो प्लीज इसको रिवाइज करें, और अगर आपको ये अच्छा लगा सीरीज तो प्लीज डू लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।